मॉर्निंग दोस्तों, हम फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 चैप्टर पूर्ण कर चुके। ये फर्स्ट था आवर्त बीजी पादपों में जनन और सेकंड नर एवं मादा युग्मोद्भिद का परिवर्तन एवं विकास। उसके बाद में आज तीसरा चैप्टर आता है परागण, निषेचन, भ्रूण पोष एवं भ्रूण का परिवर्तन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परागण की कि ये परागण क्या होता है। यानी कोई नर युग्मोद्भिद या पराग कोष जिसके अंदर हम देखते हैं पराग कण होते हैं और इधर अपना जायांग, ये जायांग वाला भाग है जिसमें ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका। तो यानी परागण क्या होता है, देखिए, जब पराग कोष से पराग कण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं या पराग कोष से पराग कण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं या गिरते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो यहाँ से पराग कण है वो कहाँ पर आकर के गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर आकर के गिरेंगे। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है परागण। तो परिभाषा क्या होगी, देखिए, पुंकेसर के, ये पुंकेसर वाला भाग है अपना, तो परिभाषा क्या होगी, पुंकेसर के पराग कोष से, पुंकेसर के पराग कोष से पराग कणों का पराग कोष का, पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित या गिरने की क्रिया को परागण कहते हैं या परागण कहा जाता है। तो यानी परिभाषा क्या हुई, पुंकेसर के पराग कोष से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित या गिरने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ये पुंकेसर है, यहाँ से पराग कण जो है वर्तिकाग्र पर आएंगे, यहाँ पर, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। परागण, ये चित्र बना लीजिए जिससे पता रहेगा कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है अपना परागण के प्रकार। परागण के प्रकार।
अब देखिए, जो परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया अनेक प्रकार से हो सकती है। यानी जो पराग कोश से परागकण स्त्री केसर पर जाते हैं, गिरते हैं, हवा के द्वारा जा सकते हैं, जल के द्वारा जा सकते हैं, कीट पतंगों के द्वारा जा सकते हैं, या अपन कृत्रिम रूप से किसी वर्तिकाग्र पर ले जा करके गिरा भी सकते हैं। तो अनेक प्रकार के कारण हैं जो अपन प्रकार में पढ़ेंगे। परागण वैसे दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। तो दो प्रकार हो गए इसका। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा प्रकार होता है परपरागण। फर्स्ट देखिए, स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण देखिए, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण तो क्या होते हैं, पुष्प, मान लीजिए कोई पौधा है, जैसे सरसों का पौधा है, और इसी पौधे पर एक पौधा है, मान लीजिए सरसों का, और इस पौधे के ऊपर जो परागकण है, या तो उसी पुष्प के द्वारा, एक ही पुष्प के अंदर पराग, पुंकेसर और जायांग दोनों भाग होते हैं, तो या तो उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरे, या परागकण है जो उसी पुष्प पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा गिरे। पौधा एक ही होगा, तो एक ही पौधे पर जाकर के जब परागकण स्त्री केसर पर गिरते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, देखिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या उसी पादप के, ऐसे लिख लो, चलो, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। स्वपरागण कहते हैं। तो यानी जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण जो है इसको दो भागों में बांट दिया। स्वपरागण को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक होता है स्वैक युग्मन, और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी
परागण। स्व फिर से देख लीजिए, स्व परागण जो होता है यानी जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप, उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, या तो उसी पुष्प पर स्थानांतरित होंगे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वयं युग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। देखिए स्वयं युग्मन क्या होते हैं, जब पुष्प परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसमें दो बातें अपन ने लिखी हुई है, एक तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, एक उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। तो यानी उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, उस प्रक्रिया को तो हम क्या कहेंगे, स्वयं युग्मन कहेंगे। और उसी पुष्प के दूसरे, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उसको क्या कहेंगे, सजात पुष्पी कहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए स्वयं युग्मन की परिभाषा, जब एक पुष्प के परागकण, जब एक पुष्प, जब एक पुष्प के परागकण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, गिरते हैं, तो वह प्रक्रिया, तो वह प्रक्रिया स्वयं युग्मन कहलाती है। स्वयं युग्मन कहलाती है। अब देखिए ये किसके अंदर होगा, जैसे उदाहरण देखें हम, मटर के अंदर इस प्रकार का उदाहरण होगा, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मटर, यानी मटर के जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो मटर में कौन सा परागण होगा, स्वयं युग्मन परागण होगा। दूसरा प्रकार आता है अपना सजात पुष्पी। तो सजात पुष्पी में क्या होंगे, जब पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उसको क्या कहेंगे, सजात पुष्पी कहेंगे। तो देखिए जब एक पुष्प के परागकण, जब एक पुष्प के परागकण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के, उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो वह प्रक्रिया, तो वह प्रक्रिया सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण कहलाती है।
कहलाती है। और ये किसके अंदर होगा? ककड़ी और मक्का के अंदर। ककड़ी और मक्का, ककड़ी और मक्का के अंदर ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। देखिए, लौकी और तुरई में जो पुंकेसर होते हैं और स्त्री केसर, लौकी और तुरई के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर है, वो एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। अब एक ही पौधे पर होने पर क्या होगा? जो सजात पुष्पी परागण होता है, यानी एक ही पौधे पर का मतलब है कि किसी पुष्प के अंदर तो क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं, किसी पुष्प पर क्या होते हैं? स्त्री केसर होते हैं। यह नहीं है कि एक ही पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर हो। कौन से पौधे बता रहे हैं? लौकी और तुरई के अंदर। लौकी और तुरई में क्या होता है? किसी किसी पुष्प के अंदर पुंकेसर होंगे तो किसी के अंदर क्या होंगे? स्त्री केसर होंगे। तो पौधा तो एक ही है। अब पौधा एक ही होने की वजह से जो परागकण है पुंकेसर वाले भाग से वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो कौन सा होगा परागण? सजात पुष्पी होगा, क्योंकि एक ही पौधे की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं ना परागकण, तो कैसा होगा? सजात पुष्पी होगा। ठीक है ना? ककड़ी के अंदर और मक्का के अंदर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ककड़ी और मक्का में अलग अलग होते हैं। मक्का के अंदर देखा है कि नर पुष्प कहाँ पाया जाता है? मक्का के अंदर जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी सिरे पर तो क्या होता है? नर जननांग होता है या पुंकेसर वाला भाग होता है, और जहाँ भुट्टा आता है वो मादा जननांग होता है उस पर, तो वहाँ क्या होता है? मादा पुष्प होता है। तो ऊपर नर वाले पुष्प से परागकण है वो कहाँ जाते हैं? मादा जननांग पर आ जाते हैं, स्त्री केसर पर आ जाते हैं। तो एक ही पौधा है लेकिन पुष्प अलग अलग है, तो उसमें क्या होगा? सजात पुष्पी होगा। एक बार फिर देख लीजिए, परागण हमारा पहला बिंदु है। परागण क्या होगा? यानी पुंकेसर के पराग कोश से, पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का, यानी पराग कोश वाला ये भाग हो गया, इसमें पराग कण होंगे, तो पराग कण है यहाँ से निकल करके, और स्त्री केसर के ये वर्तिकाग्र वाला भाग है, तो वर्तिकाग्र पर आकर के गिरेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इस परागण को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? देखें, जब एक पुष्प के परागकण या तो उसी पुष्प की या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। दूसरा आता है जो स्वपरागण होता है। स्वपरागण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है स्वक युग्मन, यानी जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वक युग्मन कहलाती है। और जब उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर न गिर करके किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते, पादप वही है, पादप अलग नहीं होगा, उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेगा, तो वह प्रक्रिया कहलाती है सजात पुष्पी परागण। अब आता है अपना इसके बाद में दूसरा स्व जो परागण है। स्व परागण के अंदर कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उन विशेषताओं की वजह से स्व परागण होता है। तो स्व परागण के अंदर क्या अनुकूलताएं पाई जाती है? देखिए, अपना बिंदु आता है स्व परागण की अनुकूलता। स्व परागण
की अनुकूलता या विशेषता भी कह सकते हैं कि कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से स्वपरागण देखा जाता है। पहली विशेषता होती है उभयलिंगता। उभयलिंगता उभयलिंगता को द्विलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। द्विलिंगी पुष्प यानी स्वपरागण की प्रक्रिया होने के लिए पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, यानी मेल और फीमेल पुष्प के अंदर होने चाहिए। नर और मादा युग्मक हैं, दोनों ही पुष्प के अंदर होने चाहिए, यानी पुष्प कैसा होगा? उभयलिंगी होगा। तो उभयलिंगता या द्विलिंगता किसे कहते हैं? कि जब किसी पुष्प में नर और मादा दोनों युग्मक उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। दूसरा होता है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, देखिए समकाल पक्वता क्या होती है? समकाल पक्वता का मतलब होता है पुंकेसर और स्त्री केसर का समान समय पर परिपक्वन होना। पुंकेसर और स्त्री केसर का समान समय पर परिपक्वन होना। यदि मान लीजिए समान समय पर पुंकेसर है पहले परिपक्व हो जाएगा, स्त्री केसर पहले परिपक्व नहीं होगा, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। परागण होने से क्या मतलब है? निषेचन नहीं होगा ना। तो यानी इसके लिए क्या होगा? समकाल पक्वता का मतलब है स्वपरागण की क्रिया में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों साथ साथ क्या होने चाहिए? परिपक्व होने चाहिए। इनको भी साथ में देखते जाइए। यानी द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? नर और मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक उपस्थित। समकाल पक्वता का मतलब क्या होगा? पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर व स्त्री केसर का, पुंकेसर व स्त्री केसर का एक ही समय पर परिपक्व होना, एक ही समय पर परिपक्व होना। यानी स्त्री केसर और पुंकेसर जब एक समय परिपक्व होंगे तो वो प्रक्रिया कहलाएगी समकाल पक्वता। इसके बाद में समकाल पक्वता है वो देखी जाती है, उदाहरण भी लिख ले साथ में, सदाबहार और गुल अब्बास के अंदर होता है। सदाबहार, गुल अब्बास, सदाबहार और गुल अब्बास जो पौधे हैं इनके अंदर समकाल पक्वता देखी जाती है, यानी एक ही समय पर पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता, अनुन्मील्यता क्या होता है? देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प हमेशा कैसे होते हैं? बंद होते हैं, या फिर कलिका अवस्था के अंदर ही पाए जाते हैं। या तो बंद होते हैं या कलिका अवस्था में ही होते हैं, खिलते नहीं हैं। जैसे कलिका अवस्था है उसी के अंदर बने रहते हैं, वो खिलते नहीं हैं। या फिर कैसे रहेंगे? बंद अवस्था के अंदर रहेंगे, खिलेंगे नहीं तो बंद अवस्था हो गई ना। तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? अनुन्मील्यता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से अनुन्मील्यता की परिभाषा कई बार पूछी गई है, तो परिभाषा लिख लें इसकी कि कुछ पौधों में पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, कुछ पौधों में पुष्प
हमेशा बंद रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं, अर्थात कलिका अवस्था में, अर्थात कलिका अवस्था में ही रहते हैं, अर्थात कलिका अवस्था में ही रहते हैं। कनकव्वा, ड्रोसेरा और वायोला इस प्रकार के पुष्प हैं। कनकव्वा के अंदर देखा जाता है ऐसा, ड्रोसेरा और वायोला, ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। क्या ये अनोन्मेलियता किसे कहते हैं? कुछ पुष्प जो है वो हमेशा कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं या कलिका अवस्था के अंदर ही पाए जाते हैं, उन्हें अनोन्मेलियता कहा जाता है। कनकव्वा, ड्रोसेरा और वायोला पुष्प इस प्रकार के होते हैं। ये पौधों के नाम हैं कनकव्वा, ड्रोसेरा और वायोला। एक बार पुनः देख लीजिए, जो अपना स्वयं परागण था, यानी जब पराग कोश से पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते तो वो प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण को दो भागों में बांटा जाता है, स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण क्या होगा? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो वो प्रक्रिया स्वयं परागण कहलाती है। स्वयं परागण को भी दो भागों में बांटा, स्वक युग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वक युग्मन, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो वो प्रक्रिया स्वक युग्मन कहलाती है। और मटर के अंदर ऐसा देखा जाता है। सजात पुष्पी परागण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सजात पुष्पी परागण कहलाती है। ककड़ी और मक्का के अंदर ऐसा देखा जाता है। उसके बाद में आता है परागण के लिए कुछ अनुकूलन, परागण के लिए कुछ अनुकूलन आवश्यक है या विशेषताएं होती हैं स्वयं परागण की प्रक्रिया के लिए। तो पहला क्या है? उभयलिंगता या द्विलिंगी, यानी स्वयं परागण की क्रिया के लिए कैसा पुष्प होना चाहिए? उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प का होना आवश्यक है। यदि एक लिंगी पुष्प होगा तो उसमें स्वयं परागण नहीं होगा, फिर क्या होगा? पर परागण होगा। समकाल पक्वता, स्वयं परागण के लिए स्वकाल पक्वता, समकाल पक्वता, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर पौधे के अंदर एक ही समय पर परिपक्व होने चाहिए। यदि भिन्न काल पक्वता पाई जा रही है तो स्वयं परागण नहीं होगा। अनोन्मेलियता, यानी पुष्प क्या होते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं या फिर कहें कि वो कलिका अवस्था के अंदर ही रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अनोन्मेलियता कहा जाता है। कनकव्वा, ड्रोसेरा और वायोला के अंदर इस प्रकार की अनुकूलता देखी जाती है। अब इसके बाद में आता है दूसरा बिंदु, पर परागण। स्वयं परागण के बाद में दूसरा भाग आएगा पर परागण। देखिए,
पर परागण, पर परागण में पौधा कैसा होगा? एक लिंगी होगा। पौधा कैसा होगा? एक लिंगी होगा। अब एक लिंगी पौधा होगा तो उसी पुष्प के अंदर तो परागकण गिरेंगे नहीं, उसी पुष्प के अंदर तो गिरेंगे नहीं। और गिरने के लिए भी क्या होगी? अलग अलग प्रकार की विधियां होती है, इसमें हम देखेंगे। तो परिभाषा देखें कि पौधा कैसा होगा? एक लिंगी होगा। ये ध्यान रखना। एक तो यानी स्वयं पर परागण जो होता है उसमें एक लिंगी पौधा होगा। परिभाषा देखें, जब एक पौधे के पुष्प, जब एक पौधे के, जब एक पौधे के पुष्प, एक पौधे के पुष्प, पुष्प के परागकण, पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे, उसी जाति के, उसी जाति के किसी दूसरे पादप या पौधे, किसी दूसरे पौधे की, पौधे के पुष्प की, पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित, स्थानांतरित या गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पर परागण, पर परागण कहलाती है। तो यानी जब एक पौधे के पुष्प, एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है पर परागण। अब पर परागण के लिए पहले अनुकूलता देख लें कि पर परागण किन विशेषताओं से होता है या किन अनुकूलता के अंदर देखा जाता है। तो सबसे पहले बात करें अनुकूलता की कि पर परागण के लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए। तो सबसे पहली अनुकूलता तो क्या होगी? एक लिंगता होगा। पौधा कैसा होगा? एक लिंगी होगा। तो पहली अनुकूलता हो गई एक लिंगता, यानी पुष्प हमेशा कैसा होगा? या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर वाला होगा, हाँ मादा जननांग होगा। यानी एक पौधा एक ही प्रकार की क्या रखेगा? जननांग रखेगा, या तो नर जननांग होंगे उसमें या मादा जननांग होंगे। दूसरा होगा भिन्न काल पक्वता। हमने पर परागण में उसमें देखा था, स्व परागण में कैसा था? समकाल पक्वता। इसमें कैसा होगा? विपरीत होगा। तो इसमें होगा भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या होगा भाई? यानी जब पौधे में पुमंग और जायांग या फिर कहें कि स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? भिन्न काल पक्वता कहलाती है। कि जब पुमंग, जब पुमंग व जायांग, जब पुमंग व जायांग
अलग अलग समय पर परिपक्व होते तो वह प्रक्रिया भिन्न काल पक्वता कहलाती है। अब भिन्न काल पक्वता को भी दो भागों में बांट दिया। भिन्न काल पक्वता को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। एक तो होगी पुपूर्वता। क्या होगी? पुपूर्वता। और दूसरी होगी स्त्री पूर्वता। यानी भिन्न काल पक्वता को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक तो पुपूर्वता और दूसरा स्त्री पूर्वता। देखिए पुपूर्वता क्या होगा? जब पराग कोश वर्तिकाग्र से पहले, पराग कोश का मतलब पुंकेसर, यानी जब पुंकेसर स्त्री केसर से पहले या वर्तिकाग्र से पहले क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पुपूर्वता। पुपूर्वता का मतलब पुंकेसर, ठीक है ना? तो क्या होगा इसका मतलब कि जब पराग कोश वर्तिकाग्र से पूर्व या पहले है ना, पूर्व परिपक्व हो जाते हैं। पूर्व परिपक्व होना, जब पराग कोश वर्तिकाग्र से पहले ही क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पुपूर्वता कहलाएगी। और स्त्री पूर्वता क्या कहलाएगी? कि जब वर्तिकाग्र, पहले परिपक्व कौन होगा? वर्तिकाग्र। जब वर्तिकाग्र पराग कोश से पहले परिपक्व हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? स्त्री पूर्वता कहेंगे। उदाहरण देख लें इसमें, पुपूर्वता के अंदर किस में होगा? जो पुपूर्वता है वो गुड़हल के अंदर और कपास के अंदर होती है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गुड़हल और कपास। गुड़हल और कपास के अंदर होगा। स्त्री पूर्वता की परिभाषा देखें कि जब पराग कोश या जब वर्तिकाग्र पहले आएगा, जब वर्तिकाग्र पराग कोशों से या पराग कोश से पहले ही पराग कोश से पहले ही परिपक्वन होना, और ये होता है ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के पादपों में। एग्जाम्पल देख लें, ब्रेसिकेसी और रोजेसी जो कुल है, रोजेसी कुल के पादपों में। फिर से देख लीजिए एक बार, पर परागण पढ़ रहे हैं हम। पर परागण कैसा होगा? एक लिंगी पौधा होगा। पर परागण की परिभाषा क्या होगी? कि जब एक पौधे के पुष्प परागण, एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के
किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं या गिरते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। पर परागण के अंदर अनुकूलता या विशेषताएं देखें तो पर परागण के लिए पहली अनुकूलता या विशेषता होगी कि पौधा एक लिंगी होना चाहिए। दूसरा होता है सम भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता में क्या होगा, जायांग और पुमंग जो है वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तो अलग अलग समय पर परिपक्व होने की प्रक्रिया को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। यानी जब पराग कोष वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है पुपूर्वता। गुड़हल और कपास के अंदर ऐसा होता है। और जब वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाती है पराग कोषों से तो वो कहलाती है स्त्री पूर्वता। और ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के पादपों के अंदर ऐसा होता है। तीसरा होता है स्वबंधता। तीसरी जो अनुकूलता है वो होती है स्वबंधता। स्वबंधता देखिए, स्वबंधता किसे कहते हैं? कुछ पौधों के स्वबंधता को देख लीजिए कि कुछ पौधों के पुष्प देख लीजिए, कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित पराग कणों का विकसित पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होते हुए भी अनुकूलता होते हुए भी अंकुरित नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? स्वबंधता कहा जाता है। पिटूनिया और रानी बेल के अंदर ऐसा होता है। पिटूनिया और रानी बेल, तो देखिए स्वबंधता का मतलब क्या होगा कि कुछ पौधे के पुष्प हैं, उनमें विकसित परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होते हुए भी अंकुरित नहीं होते। यानी कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर परागकण अंकुरित जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र के लिए क्या होते हैं? अनुकूलित भी होते हैं, लेकिन अनुकूलन होने के बावजूद भी वो क्या नहीं होते हैं? अंकुरित नहीं होते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? स्वबंधता कहा जाता है। यानी अंकुरित नहीं होते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वबंधता कहा जाता है। और पिटूनिया और रानी बेल के अंदर ऐसा देखा जाता है।
यानी अनुकूलित होते हैं पूरी तरह से, फिर भी वो अंकुरित नहीं होते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वबंधता। चौथा होता है हरकोगेमी, चौथा प्रकार अनुकूलन के लिए हरकोगेमी। हरकोगेमी देखिए, जब वर्तिकाग्र एवं पराग कोश, जब वर्तिकाग्र एवं पराग कोश, जब वर्तिकाग्र एवं पराग कोश के मध्य किसी प्रकार का, के मध्य किसी प्रकार का, के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, तो स्वपरागण नहीं होता है, तो स्वपरागण नहीं होता है, तो स्वपरागण नहीं होता है। और कैरियोफिलेसी पौधों के अंदर ऐसा होता है, कैरियोफिलेसी, कैरियोफिलेसी पौधों के अंदर ऐसा होता है। देखिए भाई, हरकोगेमी, समझिए इस बात को कि वर्तिकाग्र पराग कोश के मध्य, यानी वर्तिकाग्र और पराग कोश जो परागकण है उनके मध्य में किसी संरचनात्मक अवरोध होता है। संरचना का क्या होता है? अवरोध होता है, यानी जो संरचना है उनकी किसी न किसी प्रकार से क्या होती है? बाधित होती है, जिसकी वजह से उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। अब ये संरचनात्मक अवरोध कैसे होगा? ये संरचनात्मक अवरोध होता है, मान लीजिए स्त्री केसर का लंबा होना। जैसे ये कोई पुष्प है, मान लीजिए आपने गुड़ैल का पुष्प देखा है क्या? गुड़ैल के पुष्प के अंदर मध्य वाला भाग लंबा होता है ना? तो उसमें देखिए इस प्रकार से होता है गुड़ैल के पुष्प की। मैं आपको बात बताऊं, यहाँ तो क्या होता है, 2-3 जायांग वाले भाग पाए जाते हैं, ऐसे जायांग वाले भाग होंगे ना। और यहाँ क्या होते हैं, असंख्य संख्या में, असंख्य संख्या में क्या लगे हुए होते हैं? पराग कोश या पराग कण लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, इसी प्रकार से होते हैं ना। गुड़ैल के पुष्प के अंदर लंबा सा भाग होता है। ये देखिए, अब ये क्या है, इसमें जायांग है, ये क्या है, जायांग है या स्त्री केसर है ये, और ये क्या है, पुंकेसर है। ये क्या है, पुंकेसर है। तो जब स्त्री केसर वाला भाग कैसा होगा, लंबा होगा। स्त्री केसर वाला भाग कैसा होगा, लंबा होगा। तो परागकण यहाँ से यहाँ जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो स्वपरागण की जो प्रक्रिया है इसमें नहीं होगी, क्योंकि किसी भी स्थिति में स्वतः परागण यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। यदि मान लीजिए पुंकेसर कहाँ होते, पुंकेसर लंबे होते और स्त्री केसर कैसा होता, छोटा होता, तो परागकण इधर से इधर आ सकते थे। लेकिन इसमें स्त्री केसर वाला भाग कैसा है, लंबा है, और पुंकेसर वाला भाग कैसा है, छोटा है। तो इस प्रकार के जो पुष्प हैं उनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है, यानी किसी न किसी प्रकार से संरचना बाधा बनी हुई है।
संरचना के अंदर बाधा है ना, तो यानी संरचनात्मक जब बाधा उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हरकोगेमी कहा जाता है। यहाँ लिख लेना, स्त्री केसर का लंबा होना, यानी किस कारण से नहीं होगा, स्त्री केसर वाला भाग है वो लंबा होगा। तो जैसे लिख लेना, जैसे स्त्री केसर का लंबा होना, जैसे स्त्री केसर का लंबा होना, यानी स्त्री केसर वाला भाग लंबा होगा तो वो प्रक्रिया हरकोगेमी होगी। एक होता है विषम वर्तिकात्व, ये अनुकूलता का लास्ट भाग है। पांचवी अनुकूलता विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व, यानी एक ही पौधे के अंदर दो तरह के पुष्प पाए जाते। विषम वर्तिकात्व यानी वर्तिकाग्रता का कैसा होना, विषम होना। वर्तिकाग्रता का क्या होना, विषम होना। और वर्तिकाग्रता का विषम होने का मतलब क्या है, जैसे ये वर्तिकाग्र वाला भाग है अपना, ये वर्तिकाग्र ऊपर है ना, जाया नहीं पुंके, ये वर्तिकाग्र जायांग वाला भाग। तो देखिए विषमता का मतलब है इसके अंदर कैसी है, वर्तिका लंबी है। तो दो तरह के पुष्प होंगे। प्रीमूला के अंदर होता है ऐसा कि किन्हीं पौधों के अंदर तो क्या होगा, स्त्री केसर लंबा होगा, किसी पुष्प के अंदर, किसी पुष्प के अंदर कैसा होगा, बौना होगा। तो विषमता क्या पाई जाएगी, वर्तिकाग्र के अंदर पाई जाएगी, उसको क्या कहेंगे, विषम कात्व कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही पादप में दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं। एक ही पादप में एक ही पादप में दो तरह के पुष्प होते हैं। पुष्प होते हैं किसके अंदर होंगे, प्रीमूला के अंदर होंगे। प्रीमूला, जैसे स्त्री केसर, जैसे क्या होगा, जैसे स्त्री केसर लंबा और पुंकेसर छोटा। दूसरे में क्या होगा, स्त्री केसर छोटा, पुंकेसर लंबा। स्त्री केसर छोटा, पुंकेसर लंबा। तो यानी जब स्त्री केसर और पुंकेसर इस प्रकार से होंगे तो किन्हीं पौधों के अंदर तो क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, किन्हीं पुष्पों के अंदर नहीं होगी, सभी के अंदर नहीं होगी ना। यानी जिसके अंदर जायांग वाला भाग, स्त्री केसर वाला भाग लंबा है, ये वाला पौधा, इस वाले पौधे के अंदर क्या होगा, हरकोगेमी की तरह कार्य होगा, यानी स्वपरागण के अंदर नहीं होगा, स्वपरागण नहीं होगा। यानी जिसमें स्त्री केसर लंबा होगा तो वो हरकोगेमी वाली प्रक्रिया दिखाएंगे, और जिनके अंदर है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि प्रीमूला के अंदर दो प्रकार के पुष्प होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, विषम वर्तिकात्व कहा जाता है। तो ये अपनी अनुकूलताएं थी, एक बार फिर देख लीजिए। पहली पर परागण के अंदर अनुकूलता थी एक लिंगता, यानी पौधा कैसा होगा, एक लिंगी होगा।
दूसरी अनुकूलता थी भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब भी क्या होगा कि स्त्री केसर और पुंकेसर का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। दो भागों में बांट दिया इसको। पूर्वता यानी पुंकेसर का पहले परिपक्व होना, पुंकेसर का स्त्री केसर से पहले परिपक्व होना पूर्वता कहलाता है। दूसरा भाग कौन सा? स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब वर्तिकाग्र का पुंकेसर से पहले परिपक्व होना क्या कहलाएगा? स्त्री पूर्वता कहलाएगा। तीसरा भाग आ गया स्वबंधता। स्वबंधता का मतलब क्या होगा कि कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के अनुकूल होते हुए भी अंकुरित नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्वबंधता कहा जाता है। यानी स्वयं के द्वारा बंधित होते हैं पुष्प, बंध होते हैं, नपुंसक होते हैं कहने का मतलब में। बंधता का मतलब क्या होता है? नपुंसकता। हरकोगेमी यानी जब वर्तिकाग्र पराग कोश के मध्य किसी संरचनात्मक अवरोध के कारण यानी स्वयं परागण नहीं होता है, स्वयं परागण नहीं होता है, और स्त्री के शरीर के अंदर कैसा होगा? लंबा होगा, जिससे परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। विषम वर्तिकात्व एक ही पादप में दो तरह के पुष्प होते हैं, जिसमें क्या होगा? स्त्री केसर लंबा होगा, पुंकेसर छोटा होगा। प्रिमूला के अंदर ऐसा होता है, या स्त्री केसर छोटा होगा और पुंकेसर कैसा होगा? लंबा होगा। इसको कहा जाता है विषम कात्व।